हमने जो नया सिलेबस दिया है एग्जाम पैटर्न में तो कोई बदलाव नहीं किया है, वही 3 स्टेज है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, बस थोड़ा सा नंबर का बदलाव हुआ है। तो देखो हम केवल क्या है थोड़ा सा प्री और मेंस पर चर्चा करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले प्री देखें तो देखो प्री में भी उन्होंने ज्यादा बदलाव नहीं किया है, केवल क्या है वही है जीएस का पेपर ले रहे हैं और सी सेट हो ही रहा है, सेम टू सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जीएस में पहले भी 10 यूनिट थी, अभी नए सिलेबस में भी उन्होंने क्या है 10 यूनिट ही रखी है और जीएस को ही मेरिट का आधार बनाया गया है 10 यूनिट। ये तो अभी भी क्वालिफाई है, केवल जो फॉरेस्ट का देंगे उसको उसके नंबर काउंट होंगे जो फॉरेस्ट वालों के लिए है। तो देखो इसमें तो पैटर्न मतलब जो एग्जाम का तरीका है उसमें तो कोई अंतर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, सेम टू सेम है, जो अभी अपने प्री दिया वो है। हाँ बस सिलेबस में जरूर बदलाव किया, सी सेट के सिलेबस तो सेम है, जीएस का सिलेबस इनने जरूर बदल दिया है। अब देखो सिलेबस बदल दिया है इसका मतलब क्या है, क्या पुराना सिलेबस पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और नया आ गया है? ऐसा भी नहीं है। हम पहले जो 10 यूनिट पढ़ते थे उसमें से कुछ यूनिट तो लगभग सेम टू सेम है। तो देखो हमको केवल ये देखना है कि क्या चीज अब हमको नई पढ़नी है और नई चीज हमको क्या पढ़ना है, दो ही चीज है कि नई चीज हमको क्या पढ़ना है और पुरानी चीज अब हमको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे यदि पुराने सिलेबस में देखेंगे तो जो जीएस की पहली यूनिट थी वो भी यहाँ पे वही की वही है, और पहली यूनिट क्या कह रहा है भारत का इतिहास। अब देखो वो भारत का इतिहास लिख दिया है, मतलब अब इसमें पूरा शामिल है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है। लेकिन चूंकि वो भारत के इतिहास में क्या है कुछ पॉइंटों को और बहुत डिटेल में दे रहा है। जैसे आप भारत के इतिहास में सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में वो अब क्या है, जैसे हम वैदिक इतिहास पढ़ते हैं तो वैदिक इतिहास में पढ़ते ही हैं वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सबको पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन अब चूंकि उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो अब इनको हमको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जब वैदिक इतिहास पढ़ते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कोई जरूरी नहीं है कि हमको ऋग्वेद के पूरे 10 मंडल याद हैं, अरण्यक क्या होता है, उनकी संख्या थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं पढ़ते थे। हाँ लेकिन इतना तो हम फिर भी पढ़ते थे कि वेद क्या है, उसके उपवेद क्या है, अरण्यक क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, किस वेद का क्या उपवेद है, उसका अरण्यक क्या है, ये सब पढ़ते ही थे, हमको मेंस में पढ़ना ही पड़ता था। अब हमको थोड़ा सा और इस चीज को आंख खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस में उन्होंने लिख दिया है उससे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और देखो अभी तो नया सिलेबस है, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही सिलेबस से क्वेश्चन हमको दिखाई देंगे। तो एक तो क्या है कि जो भारतीय इतिहास पहले भी हम पढ़ते थे अभी भी हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पुरानी कॉपी या पुरानी किताब हमारी बेकार हो गई, सिलेबस तो इतिहास का वही की वही है। हाँ कुछ जो नई चीजें शामिल कर दी गई हैं सिलेबस में, जो चीजें लिख दी गई हैं वैदिक इतिहास के जो पॉइंट उन्होंने लिख दिए हैं उसको जरूर हम थोड़ा सा डिटेल, भाई षड दर्शन हम पहले भी पढ़ते थे कि उनका नाम और प्रतिपादक कौन थे, तो अभी भी उनने लिख दिया है तो अब हमको थोड़ा सा और अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भारतीय इतिहास तो पूरा की पूरा वही है, हम प्री में भी पढ़ते हैं मेंस में भी पढ़ते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है हमको। हाँ कुछ जो नए टॉपिक शामिल कर दिए गए हैं उसको हमको अलग से देखना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत डिटेल में है। भाई जो उन्होंने सिलेबस में लिखा है वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, इसकी चर्चा हम पहले भी करते थे, और इसमें ऐसा है नहीं कि हमको अरण्यक की किताब लाके पढ़ना, बस उनकी संख्या, उनमें क्या है, कौन क्या ऋषि से संबंधित है, बस ये 2-4-10 पेज में वो पूरा हो जाएगा। बाकी तो पूरा की पूरा आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, उसमें थोड़ी कोई बदलाव हुआ है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ते, बस क्या है जो नई चीज शामिल की गई उस पर फोकस है। दूसरा इसमें यूनिट शामिल की गई क्या है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति साहित्य, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति साहित्य, ठीक है, ये भी पहले ही सिलेबस में था, इसमें भी कुछ नया नहीं है। मध्य प्रदेश का तो हम पूरा ही पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश तो है ना कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति पढ़, तो ये भी सेम टू सेम। तो देखो दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में क्या है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसमें भी नया कुछ नहीं है, भूगोल हम पढ़ते ही हैं। बस अब इनने क्या है जो सिलेबस में जो चीजें लिख दी हैं कि भाई पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी दोलन, लालिनो, लालिनो, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे, हरित क्रांति भी पढ़ते थे हम, दूसरी हरित क्रांति भी पढ़ते थे, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत भी पढ़ते थे, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब पढ़ते थे, और जनसंख्या तो आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के भूगोल में भी आपको कुछ नया है, जो पहले पढ़ते थे एज इट इज है। चौथा सिलेबस में इनने क्या दिखा है, मध्य प्रदेश का
भूगोल। फिर बात वही आ गई है, मध्य प्रदेश तो हर व्यक्ति पढ़ता ही, पहले वाला भी पढ़ता था, आगे भी पढ़ना है, अभी कभी सिलेबस चेंज होगा तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बस जो सिलेबस में जो पॉइंट उनने लिख दिए हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी अब मध्य प्रदेश का भूगोल तो हम पूरा ही पढ़ते हैं, भारत का भूगोल हम पूरा ही पढ़ते हैं। पांचवी इनने यूनिट दी है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये पहले भी सिलेबस में था भाई। संविधान हम पढ़ते ही थे, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संवैधानिक संशोधन, ये पहले भी सिलेबस में थे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, सब कुछ पहले से थे। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, ये पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। इसमें भी कुछ नया बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा उच्च न्यायालय को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, क्योंकि मेंस में भी दे दिया है और प्री में भी मेंशन कर दिया है इनने। बाकी पांचवी यूनिट भी सेम टू सेम है। फिर इसके बाद यदि छठवीं यूनिट देखें तो छठवीं यूनिट क्या है, मध्य भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था, इसमें भी नया कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इसमें इनने टॉपिक जरूर छोड़ दिए हैं, जैसे अब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति, एक जिला एक उत्पाद, पहले भी पढ़ते थे, अब आपको पूरा जिलों का याद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें। बाकी जो संस्थाएं हैं वो पहले भी थी, कुछ जो नई संस्थाएं हैं G20, सार्क, आसियान, एशियन, ये सब चीजें। तो ये भी लगभग लगभग क्या है, 90% तो व्यक्ति को पहले भी पढ़ना पड़ता था। कुछ 10% जो नई चीजों को जोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं वो नई चीज हम पहले नहीं पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो और हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आंख खोल के। फिर सातवीं यूनिट उन्होंने दी है विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान एवं पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ये देखो पहले भी था। हमको विज्ञान की बेसिक जानकारी, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं, प्रारंभिक ज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रारंभिक जानकारी, वही जो हम पढ़ते हैं जीएस के हिसाब से फैक्चुअल, जो लूसेंट में साइंस लिखी है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं एवं उनकी उपलब्धियां, देखो मेंस के सिलेबस में पहले ये था, अब इसको इनने प्री में भी जोड़ दिया है। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहले भी पढ़ते थे, बायोलॉजी पहले भी पढ़ते थे, अनुवांशिक रोग पहले भी पढ़ते थे, अब चूंकि लेकिन इनने सिलेबस में सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, तो ये अब आपको एक टॉपिक के रूप में दे दिया गया है। स्वास्थ्य नीति पहले भी पढ़ते थे, कार्यक्रम, रोकथाम, सतत विकास, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इनको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो पर्यावरण है वो पहले भी था, अभी भी है। तो सातवीं यूनिट में भी कोई बड़ा बदलाव इनने नहीं किया है, एक दो टॉपिक जोड़े हैं, तो पहले जो पढ़ते थे उसी को हमको पढ़ना है बस। अब पहले के सिलेबस में जो फूड प्रोसेसिंग थी अब इधर नहीं है, तो अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी देखो आठवीं यूनिट सेम है, आठवीं यूनिट में तो कोई बदलाव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का हमको क्या है, करंट अफेयर, पहले भी पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ेगा। नौवीं यूनिट हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, वो भी हमको पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारी 10वीं यूनिट है, 10वीं यूनिट जरूर है कि पहले आयोग हमको अलग से दिए गए थे, सिलेबस में बहुत डिटेल में उसको पढ़ते थे हमको। अब इनने से 10वीं यूनिट की जगह क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियां दे दी हैं। अब देखो ये जनजातियों वाला सिलेबस में इनने अलग से टॉपिक मेंशन किया है, लेकिन हमको पहले भी मध्य प्रदेश की जनजाति को पढ़ना ही पड़ता था। उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, उनके त्योहार कौन से हैं, उनके नृत्य क्या है, किस जनजाति का क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है, ये सब हम पढ़ते ही थे, पढ़ते पहले भी। अब चूंकि उन्होंने सिलेबस में लिख दिया है, इसलिए हम उसको जो सिलेबस में जो बातें लिखी हैं, जो अलग से लिखी उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी देखो कुछ नया नहीं है, पहले ही पढ़ते थे। मतलब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्री के सिलेबस में तो कोई बहुत परिवर्तन उन्होंने किया नहीं है, बस पहली यूनिट में सीधे सीधे उन्होंने वैदिक सभ्यता की जो पॉइंट है उसको उन्होंने लिख दिया है। जब नहीं लिखे थे तब भी हम उनको पढ़ते ही पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि वैदिक सभ्यता में तुमको नहीं पता था कि अरण्य क्या होते हैं, उपनिषद कितने, संख्या कितनी है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि सिलेबस में लिख दिया है इसको, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो प्री के सिलेबस में तो कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इनने किया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी प्री की पढ़ाई है वो बर्बाद है। प्री में तो लगभग वही है, थोड़ी बहुत चीजों को जोड़ा है, कुछ चीजों को हटाया है, लगभग सेम टू सेम चीजें। सी सेट से तो ज्यादा कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो क्वालिफाई है, तो सी सेट तो सेम टू सेम है। तो देखो प्री में जो उन्होंने बदलाव किया है उस बदलाव से हमारी तैयारी पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जिनकी तैयारी पहले से है अच्छी बात है और अच्छी हो जाएगी, जो नई तैयारी करेंगे उनको भी पढ़ना तो सब कुछ है।
मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक सब हम पहले भी पढ़ते थे, भारत का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी हमको पढ़ना है। यही कोर है प्री का सिलेबस। बाकी जो चीजें अलग से जोड़ी हैं वो हम अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो प्री एग्जाम में तो क्या है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन किया गया है वो मेंस के सिलेबस में किया गया, और मेंस का सिलेबस का जो परिवर्तन है वो पुराने लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। जो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, उनके लिए तो बहुत दुखदाई है। अब देखो यदि हम मेंस की बात करें, ठीक है ना, तो देखो मेंस में पेपर की संख्या में तो कोई बदलाव नहीं, पहले भी 6 थे, अभी भी 6 पेपर हो रहे हैं। पहले भी वही पार्ट ए पार्ट बी करके था, अभी भी पार्ट ए पार्ट बी करके था। हाँ, शब्दों की संख्या को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है कि पहले, अब जैसे लघु उत्तरीय हैं वो 20 शब्द के लिए होंगे और वो 15 आएंगे, फिर अति लघु उत्तरीय 15 है, लघु उत्तरीय 10 है और दीर्घ उत्तरीय 5 है। 5 के लिए अपन दीर्घ उत्तरीय में पहले भी 200 शब्द लिखते थे, अभी भी 200 शब्द लिखते हैं। पहले भी 50 शब्द था, अब इन्हें 60 कर दिया, तो 50-60 शब्द में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता था उसको 2 नंबर का कर दिया गया है, लेकिन लिखना तो आपको उतना ही है, 2-3 लाइन के अंदर। तो लिखने के पैटर्न में तो कोई खास बदलाव है नहीं, पहले जैसा था वैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन कोई खास बदलाव प्री के हमको, वो मेंस के लिखने के पैटर्न में तो अंतर दिखाई नहीं देता है। पेपर का पैटर्न भी पहले जैसा ही है कि फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री ज्योग्राफी की है, सेकेंड यूनिट उनने थोड़ा सा बदलाव किया है, थर्ड यूनिट भी है। बस इनने क्या है, अब थोड़ा सा सिलेबस में जरूर इनने बदलाव कर दिया है। तो वो बदलाव ही हमको देखना है कि क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है। यदि हम पहले पेपर को देखें, फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, तो देखो प्रथम प्रश्न पत्र के 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले भी था और अभी भी ऐसा ही बंटवारा है, पार्ट और पार्ट बी के रूप में बदलाव है। हम सबसे पहले पार्ट ए देखें। इस पार्ट ए में 5 यूनिट है और इस पार्ट बी में भी 5 यूनिट है। पहले भी ऐसा ही था, ये भी 150 का है, ये भी 150 का है, पहले भी ऐसा ही था। हाँ, अब सिलेबस जरूर बदला है थोड़ा सा। अब क्या बदला है कि देखो, जैसे पार्ट ए 150 नंबर का जो इतिहास का पेपर होता था, इसकी पहली यूनिट कोई बदलाव नहीं है। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, और 10वीं शताब्दी के बाद मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है, आधुनिक भारत भी पढ़ना है। साफ साफ लिखा है, मुगल काल लिखा है, सल्तनत काल लिखा है। तो ले देके इसमें पहले यूनिट में तो कोई बदलाव नहीं है। हड़प्पा से लेके हमको 1947 तक के भारत के इतिहास को पहले भी पढ़ना था, अभी भी हमको पढ़ना है। तो ये भारत का इतिहास तो पहली यूनिट में तो कोई बदलाव नहीं है। अब देखते हैं दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट नई शामिल की गई, पूरी की पूरी यूनिट नया है। मध्य प्रदेश का इतिहास पहले भी हम पढ़ते थे, लेकिन इतिहास में चूंकि अब उन्होंने लिख दिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिवारजक वंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचोरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छप घात वंश। मध्य प्रदेश के, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या है, मध्य प्रदेश के राजवंशों को देखो, पहले भी हम पढ़ते थे, औलिकोरो वंश में उनका यशोवर्मन था, ऐसा। अब पहले हम केवल क्या फैक्चुअल, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो देखो ये तो निश्चित रूप से नई है, नया मेहनत करना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तीसरी यूनिट भी सेम टू सेम है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत पर और समाज पर प्रभाव, ब्रिटिश भारतीय प्रतिक्रिया, ले दे के वही हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। चौथी यूनिट इसमें जोड़ी है, चौथी यूनिट भी सेम टू सेम है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि भारत का गणतंत्र के रूप में उदय है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं हैं, और मध्य प्रदेश की भारतीय संस्कृति और मध्य प्रदेश की संस्कृति, ये पहले भी थी, अभी भी है। चौथी यूनिट भी कुछ बदलाव नहीं है। और पांचवी यूनिट भी पहले भी थी, मध्य प्रदेश के राजवंश जो आधुनिक वाले थे वो पहले भी थे, अभी भी थे। बस अब इनने पांचवी यूनिट में क्या जोड़ दिया है, जनजाति नायक। और देखो ऐसा नहीं कि पहले हम नहीं पढ़ते थे, जनजाति नायक हम पहले भी पढ़ते थे, भीमा नायक, खाज्या नायक, ये सब पहले भी पढ़ते थे।
चूंकि अब इनने सिलेबस में अलग से उनके नाम लिख दिए हैं, तो जिनके नाम लिखे हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। एक दृष्टिकोण से अच्छा ही होगा, क्योंकि अब इनने नाम लिख दिया है ना, तो संभावना है कि जो नाम है उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तो सिलेबस बदला है, अभी तो 3-4 साल, तो ज्यादा इनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो सिलेबस में चीजें लिखी हैं वो सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देखो, यदि हम पहले प्रश्न पत्र का पार्ट ए देखें, तो यदि मध्य प्रदेश के राजवंशों जो जोड़े गए हैं, गर्द, भील, नागवंश, इनको नया पढ़ना है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास जो पढ़ा वो हमारा सब कचरा हो गया, जो कॉपी वॉपी जो बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सब काम के हैं। केवल अब आपको इसका शॉर्ट नोट्स और इसका डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ के और शॉर्ट नोट्स बना लो, बात खत्म हो गई। तो देखो, इस पहली यूनिट में तो ज्यादा मेहनत एमपीपीएससी ने आपसे करवाई नहीं, बस एक यूनिट आपको जोड़ना है। फिर पार्ट बी देखते हैं, और पार्ट बी क्या होता है, पहले भी भूगोल था, अभी भी भूगोल है, ठीक है ना। पार्ट बी में जरूर बदलाव किया गया है कि अब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, वर्ल्ड ज्योग्राफी उन्होंने सिलेबस से हटा दी है। इसकी जो पहली यूनिट है वो सीधी सीधी क्या है, भारत का भूगोल है। ठीक है ना। और देखो, भारत का भूगोल हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है, तो आपकी जो पुरानी कॉपी है वो वही है, पुराने नोट्स हैं वही काम आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरी यूनिट इनने इसमें जोड़ी है, भारत में कृषि एवं जल संसाधन, कृषि एवं जल संसाधन, ठीक है ना। अब देखो, कृषि और जल संसाधन हम पहले भी थे, जल संसाधन की यूनिट पहले भी थी, एग्रीकल्चर हम पहले भी पढ़ते थे। बस अब इनने इस यूनिट में जो चीजों को डिटेल में लिख दिया है कि जैसे श्री अन्न, मोटे अनाज, उनका उत्पादन और वितरण, ये नया है, पहले हम इसको नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि इनने सिलेबस में लिख दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिंचाई की तकनीक, प्रकार, स्रोत और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पहले भी हम सिंचाई के बारे में इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर सिंचाई को पढ़ना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, जल संसाधनों का वितरण, संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति। कुछ टॉपिक, ज्यादा टॉपिक पुराने हैं, एक दो टॉपिक इसमें नए जोड़े हैं। तो देखो, कृषि एवं जल संसाधन में भी 2-3 टॉपिक नए जोड़े हैं, बाकी पुराने के पुराने हैं। फिर तीसरी यूनिट जो इसमें जोड़ी है वो है भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग, ठीक है ना। वन संसाधन, प्रकार, वितरण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट्स और प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये आप पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना। बस पहले हम क्या है, इसको बहुत सुपरफिशियली देखते थे कि भारत में नहीं देख रहे कि हम लोह इस्पात उद्योगों का वितरण क्या है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब उन्होंने चूंकि लिख दिया है तो आपको देखना भाई। ऊर्जा के संसाधन पहले भी पढ़ते थे, अभी भी हमको पढ़ना है। वन संसाधन के बारे में पहले भी पढ़ते थे, अभी भी हमको पढ़ना है। खाद्य प्रसंस्करण पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। तो इसमें भी एक दो टॉपिक आप देखोगे कि हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अब हमको देखना पड़ेगा, कौन कौन सी थी, कहाँ थी, वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी देखो, ज्यादातर चीजें पुरानी हैं। फिर इसमें चौथी यूनिट क्या है, आपदा, प्राकृतिक आपदाएं एवं तकनीकें। तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित जंजा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये पहले भी था, इसमें भी कुछ नया नहीं है। बस बादल आदल फटना इनने जोड़ दिया, नहीं भी जोड़े थे तो भी हम पढ़ लेते थे। फिर दूसरी यूनिट है पर्यावरण प्रदूषण, इसमें भी नया कुछ नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण तो जन्म जन्म से पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। भारत में जनसंख्या, पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। भूगोल में उन्नत तकनीक, पहले भी एक सेपरेट यूनिट थी, अभी इनने इसी चौथी यूनिट में इसको शामिल कर दिया। तो देखो, जो आपदा वाली यूनिट है उसमें भी कुछ नया की नया नहीं है, पुराना ही है। और फिर इसमें जो पांचवी यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को तो हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते थे। बस अब इनने चूंकि डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया है कि भाई बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, विंध्याचल श्रेणी, उसकी सहायक। तो देखो, पूरा आप ये मान सकते हो कि एक यूनिट इसमें नया जोड़ा है और एक यूनिट इसमें नया पढ़ना है, दोनों जगह एक एक यूनिट आप मान के चल सकते हो। बाकी देखो, 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में से 8 यूनिट तो आपके पास पहले से है, आपने पढ़ी हुई है, आपकी तैयार है, वो मेहनत आपकी बर्बाद नहीं होगी। तो देखो, पहला पेपर तो इतना परेशान नहीं करेगा, उसमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव इनने किया नहीं। जो बदलाव है वो छोटे हैं, उन बदलावों को हम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, जो नई चीजें हैं उसको आसानी से जोड़ के हम पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं पेपर सेकंड, दूसरा पेपर। दूसरे पेपर के बारे में क्या स्थिति है, दूसरा पेपर पहले भी होता था, आपका भारत का संविधान वाला था,
और उसमें कुछ दूसरी चीजें शामिल थी। तो इसमें भी देखो सेम टू सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए इधर भी 150 नंबर का है, इधर भी 150 नंबर का है, ठीक है। पार्ट ए में 5 यूनिट है। पहली यूनिट देखो कोई परिवर्तन नहीं है, पहली यूनिट आप देखोगे तो वही की वही है, भारत का संविधान, कुछ भी नहीं बदला है, सीधा की सीधा कॉपी पेस्ट है। दूसरी यूनिट भी वही की वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में जरूर परिवर्तन किया है। तीसरी यूनिट में लोकतंत्र की विशेषताएं, समुदाय आधारित संगठन और मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं और भारतीय राजनीतिक विचारक, ये सब किसमें जोड़ दिए गए हैं, तीसरी यूनिट में। पहले ये अलग अलग यूनिट में, मतलब ये भी अनचेंज है, आपने जो पहले पढ़ा था ना वही की वही है, इसमें किसी में कोई अंतर नहीं। तो देखो तीसरी यूनिट तक तो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं, पहला का पहला। चौथी यूनिट, चौथी यूनिट में भी जो हम पढ़ते थे, चौथी यूनिट में देखो ने क्या शामिल कर दिया है। चौथी यूनिट में जो जवाबदेहिता एवं अधिकार है, हम प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, ये पहले भी था, पहले तीसरी यूनिट में था, अब इनने इसको चौथी यूनिट में ले आया। बस इसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, उसमें भी देखो कुछ नहीं, राज्यपाल के अधिकार, शक्ति, कर्तव्य हम पहले भी पढ़ते थे। राज्यों का पुनर्गठन पहले भी हमने पढ़ा है। मध्य प्रदेश का निर्माण पहले भी हमारे सिलेबस में था। मध्य प्रदेश का विभाजन जरूर उन्हें लिख के दे दिया, तो ठीक है, उसको देख लेंगे कि कैसे विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की विधानसभा की संगठन शक्ति, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। तो देखो जो पॉलिटी में है वही की वही, ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अलग से, जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है वही मध्य प्रदेश की राजनीति में होगी। बस इसमें क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट को हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो चौथी यूनिट में भी कोई खास बदलाव नहीं है, एक दो टॉपिक है जो नया जोड़ना पड़ेगा। पांचवी यूनिट जरूर बदल गई है। पांचवी यूनिट पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको पूरा की पूरा हटा दिया गया है, और अब यहां पर क्या है, जोड़ दिया गया है मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश का प्रशासन। और मध्य प्रदेश के प्रशासन में क्या है, पूरा आपका सचिव से, मतलब मुख्य सचिव से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके जिला स्तर तक, मतलब देखो ने साफ साफ लिखा है सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त। तो जो उच्च लेवल का प्रशासन है उसके बारे में पढ़ना, ये पहले हम नहीं पढ़ते थे, अब लेकिन पढ़ना पड़ेगा। फिर निचले स्तर के प्रशासन में उनने जिलाधीश की भूमिका पूछ ली है। जिला प्रशासन और जिलाधीश मतलब कलेक्टर और कलेक्टर की भूमिका, पहले हम इसको उतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और फिर ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन, तो देखो पहले भी हमने पढ़ा है, अभी भी हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, उनकी भूमिका, कर्तव्य, स्वायत्त क्षेत्र, वो सारी चीजें हैं जो पहले भी हमने पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ेंगे। बस ये जो प्रशासन है इसमें उच्च प्रशासन और जिला प्रशासन को थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। बाकी जो पांचवी यूनिट है उसमें क्या जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्याएं। तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलवाद पढ़ते थे, मध्य प्रदेश के बेस है, तो मध्य प्रदेश में बचा नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में दिया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के बारे में। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान और राजनीति के समसामयिक मुद्दे, ये कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो यहाँ जोड़े गए हैं। तो देखो यदि पार्ट ए देखें तो पार्ट ए में भी कोई खास बदलाव तो नहीं है। एक यूनिट आप मतलब जो बदलाव हुए हैं आप मान सकते हो कि एक यूनिट हमको नहीं पढ़नी पड़ेगी, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको खारिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए की कहानी है। फिर यदि हम पार्ट बी में आए तो पार्ट बी जरूर बदल गया है। पार्ट बी उन्होंने पूरा की पूरा क्या कर दिया है, समाज शास्त्र कर दिया गया है। पहले समाज शास्त्र की केवल एक यूनिट होती थी 30 नंबर की, अब वो समाज शास्त्र 150 नंबर का कर दिया गया है। और उस समाज शास्त्र में कुछ तो पुराने समाज शास्त्र के टॉपिक चालू कर लिए हैं, बाकी 5 यूनिट इधर आपको नए सिरे से, ये पूरा नया की नया है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि कोई समाज शास्त्र थोड़ी पढ़ के बैठता है। पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक यूनिट थी तो पढ़ लिया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या है, पूरा की पूरा समाज शास्त्र नया आ गया है। हालांकि कुछ टॉपिक उनने पुराने भी शामिल करने की कोशिश की है, जैसे एनजीओ की भूमिकाएं और सामाजिक वर्ग, उनसे कल्याणकारी योजनाएं, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, और यहाँ पे भी आपको पंचायती राज दिखाई देगा, नगर नियोजन दिखाई देगा, लेकिन ये समाज शास्त्र है, प्योर समाज शास्त्र है, ठीक है ना। ये अब नया है, इसमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नया आपको पढ़ना पड़ेगा, नया नोट्स बनाना पड़ेगा, सब कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मान रहे कि यहाँ पर एमपीपीएससी ने आपसे अलग से मेहनत करा ली है, ठीक है ना। तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ये दूसरे पेपर की कहानी थी, ये भी 300 नंबर का था। अब आते हैं अपन थर्ड पेपर पर।
तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र की भी यही कहानी है कि ये भी 300 नंबर का है। ये भी पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए 150, पार्ट बी 150 नंबर का। यहाँ पे भी 5 यूनिट है, यहाँ पे भी 5 यूनिट है। अब इसमें भी देखो बदलाव किए गए हैं। पहले 1 यूनिट होती थी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पर इन्हें पहली और दूसरी यूनिट, दोनों यूनिट को भारतीय अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करने का प्रयास किया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पहले भी पढ़ते हैं हम और अभी भी पढ़ेंगे, और दूसरी यूनिट भी भारतीय अर्थव्यवस्था ही है। लेकिन देखो इनने क्या है, कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए हैं। जैसे भारतीय यदि हम पहले यूनिट में देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। विकसित भारत @ 2047। अब चूंकि केंद्र सरकार का पंचलाइन है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो इनने सिलेबस में शामिल कर लिया है, हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो बाकी टॉपिक आपको वही की वही दिखाई देंगे। कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, उन फसल से कृषि से संबंधित चुनौतियां हैं, किसान संकट है, मौसम निर्भरता है, सरकार की कुछ योजनाओं को जोड़ दिया गया है, पीएम किसान, एनएमएस, विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन वित्त, कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण, औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास, विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया, आतिथ्य और पर्यटन, भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण। तो थोड़ी बड़ी यूनिट है। अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीजें पहले की हैं, लेकिन कुछ नई चीजें शामिल कर दी गई हैं, तो नई चीजों को देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद उन्होंने जो दूसरी यूनिट दी है टैक्सेशन, कराधान, वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कराधान और नीति प्रतिदर्श। तो देखो राजकोषीय नीति हम पहले भी पढ़ते थे, मौद्रिक नीति पहले भी पढ़ते थे, वित्तीय समावेशन पहले भी पढ़ते थे, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली पहले भी थी, गरीबी, बेरोजगारी, असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन पहले भी था, भारत का विदेश व्यापार पहले भी था, अंतरराष्ट्रीय संस्था पहले भी थी, अभी भी। तो इस यूनिट में कुछ नया नहीं है, एक आध कुछ नया जुड़ा है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और नगद लेन देन का प्रभाव। तो देखो ये दोनों यूनिट में क्या है, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को जो हमने पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है, वो पूरी की पूरी आ जाएगी। फिर तीसरी यूनिट उन्होंने जोड़ी है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो देखो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है, बस इसमें थोड़ा सा इन्हें 1-2 टॉपिक नए जोड़ दिए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, बाकी प्रमुख फसलें और ये सब चीजें तो हम पहले भी पढ़ते थे, इसमें कुछ नया है नहीं। ठीक है, तो देखो ये 3 यूनिट में जरूर आपको थोड़ा सा अलग टॉपिक को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। फिर जो चौथी यूनिट है, जो इनकी जो चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। चौथी, एमपी में सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है ना। अब देखो यूनिट नई जरूर दिख रही है, लेकिन उस यूनिट के अंदर देखो स्वास्थ्य अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास, ये पहले भी था। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करने की चुनौती, वन, जल और खनिज, ये जरूर नया है। वित्तीय समावेशन एवं कल्याणकारी योजना पुरानी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की प्रभाव पुराना है। मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, ये भी पुरानी चीज ही है। फिर इसके बाद राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण, राजकोषीय अनुशासन, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन को पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हम भारत के संदर्भ में पढ़ते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जरूर क्या है, कुछ नई, ये मतलब 50% नया है और 50% पुराना है। यहाँ पे 50% नया है। और जो छठवीं यूनिट है सांख्यिकी, ये जरूर नहीं है। इसमें भी देखो माध्य मध्यिका बहुलक पहले था, अभी भी है, लेकिन समंक संकलन की विधियां, डेटा विश्लेषण के प्रकार, प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुतिकरण और प्रायिकता की बुनियादी अवधारणा, तो ये यूनिट तो क्या है, नई है। इसमें एक टॉपिक केवल आपका पुराना शामिल हो रहा है, बाकी चीजें क्या है हमको नई की नई पढ़नी है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो तीसरी यूनिट में कुछ नया है, चौथी यूनिट नया है और पांचवी यूनिट तो पूरी की पूरी नई है। तो ये अपना पार्ट जो तृतीय प्रश्न पत्र का पार्ट ए की कहानी ये है। फिर इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी, इस पार्ट बी को जरूर उनने नाम दिया है विज्ञान एवं, इस पार्ट बी का नाम क्या है, विज्ञान।
इसके पहले भी क्या है, हम साइंस को एक पेपर के रूप में पढ़ते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या है, बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है इसमें, आप यदि आप देखो साइंस, तो देखो पहले साइंस में हम क्या देखते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब लेकिन यहां पर इनने क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री को हटा दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री को इनने हटा दिया है और उसकी जगह क्या है, कुछ नई चीजों को जोड़ लिया गया है। तो देखो ये साइंस वाला जो यूनिट है, तृतीय प्रश्न पत्र की यूनिट सेकंड, इसमें जरूर हमको क्या है, बहुत सारा नया पढ़ना है। इसमें बहुत सारा नया पढ़ना है। तो ये तो पूरी की पूरी यूनिट में आपको बता दूं कि 50% इसमें पुरानी चीजें हैं और 50% नई चीजें हैं। 50% पुरानी चीजें हैं और 50% नई चीजें हैं। 50-50 का खेल है। पुराना काम आएगा आधा, लेकिन आधा नया करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये तीसरे पेपर की कहानी है। तीसरे पेपर में उनने नई चीजें बहुत सारी शामिल कर दी हैं, लगभग आधा पेपर नया कर दिया है। उसमें कुछ चीजें पुरानी हैं, कुछ चीजों को नया जोड़ते गए हैं। फिर है चौथा पेपर, और चौथा पेपर में बदलाव किया गया। पहले चौथा पेपर 200 नंबर का होता था, उसका पार्ट नहीं था, लेकिन ये इसको 300 नंबर करके और इसके भी 2 हिस्से कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखो 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से ये मान के चलो कि पहली यूनिट तो वही है, भारतीय दार्शनिक और विचारक, समाज सुधारक। इसमें सब पुराने हैं, केवल क्या है, नया क्या इन्हें जोड़ दिया, भारतीय षड दर्शन। अब कहने को तो भारतीय षड दर्शन है, लेकिन अब 6 दर्शन पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही तो बौद्ध, जैन, चारवाक, शंकर को पढ़ ही रहे थे। अब हमको योग पढ़ना पड़ेगा, न्याय पढ़ना पड़ेगा, वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा और मीमांसा पढ़ना पड़ेगा। यही सब षड दर्शन कहलाते हैं। तो उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया षड दर्शन, लेकिन वो षड दर्शन अपने आप में शंकर को मिला लें तो 6 विचारक हैं। तो लिख दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो विचारक जो हम पहले से पढ़ा रहे थे वो है, अब उसमें ये 6 नाम और जोड़ लो। और एक आध ने क्या जोड़ दिया है, हाँ अहिल्याबाई होलकर और जोड़ दिया है। बाकी तो सब पुराना ही पुराना है। हाँ भर्तृहरि भी नया है, भर्तृहरि, अहिल्याबाई होलकर और 8 लोग और जोड़ लिए, ये मान के चलो कि पुराने दर्शन तो पढ़ना ही है और नया जोड़ दिया है। तो दूसरी यूनिट भी नई ही है, राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणा। राष्ट्र की अवधारणा हम जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं तब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की अवधारणा। अब इनने सिलेबस में लिख दिया राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा हित, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को हम पढ़ते थे ना, लेकिन अब इनने चूंकि लिख दिया सशस्त्र सैन्य बल, अंग, प्रकार और गुप्तचर एजेंसी। मतलब आपको पता होना चाहिए भारत की कौन कौन सी गुप्तचर एजेंसियां हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, भारतीय कौन कौन से सशस्त्र बल है, उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो इसको भी समझ लो, ये भी नया ही मान लो आप। तो इसमें 8 लोग हो गए, पहले लोगों की कमी नहीं थी, और ये भी नई है। फिर तीसरी यूनिट जरूर आपको दिखाई देगी, मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये तो कॉमन है, लेकिन इसके बाद इनने एक नया टॉपिक जोड़ दिया है, ये साइकोलॉजी से संबंधित है कि मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद क्या होता है,